हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारी ऐप जोहार एड्यू कैंपस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशियोलॉजी स्टार्ट की थी, जो कि आपके JSSC लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका इमर्जेंस किस तरीके से हुआ है, सोशियोलॉजी का उद्भव किस तरीके से हुआ है, ये हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी। अब इससे रिलेटेड हम लोगों ने अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं, उनके बारे में भी काफी कंसेप्ट देख लिए थे। तो आज के टॉपिक पे आने से पहले एक छोटे से कंसेप्ट पे और बात करते हैं, जो कि रिलेटेड है अगस्त कॉम्ट से। अगस्त कॉम्ट के हमने 3 स्टेजेस, 3 नियम हमने देखे थे। अगस्त कॉम्ट के रिगार्डिंग उन्होंने सोशल साइंस को, सामाजिक विज्ञान को किस हिरार्की में, किस क्रम में एंगेज करा है, वो हम लोगों ने देखा था। एक क्वेश्चन और जो उनसे रिलेटेड आता है वो ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि सोसाइटल लेवल को सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनामिक, स्टैटिक की अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी, एंड डायनामिक का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील। तो इन 2 पार्ट में सोसाइटी को किसने डिवाइड करा? Who gave this division, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनामिक? तो इस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर रहेगा अगस्त कॉम्ट। अब ये क्या होते हैं? हमारे समाज में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि स्थायी हैं, जो कि स्टैटिक है, जो कि फिक्स है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लोगों का आपस में इंटरेक्शन, फैमिली का एग्जिस्ट करना, एक ग्रुप का एग्जिस्ट करना, एक क्लैन का होना, एक किनशिप का होना, ट्राइब का होना, ये सब बहुत पुराने टाइम से, पुरातात्विक काल से चीज़ें धीरे धीरे जब ग्रुप बनने स्टार्ट हुए तब से चली आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि स्थायी हैं, जो कि स्टैटिक है। वहीं समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर भी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का एक एग्जाम्पल है। तो समय समय पे कानून बदलते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा पद्धति वो भी बदलती रहती है। तो ये जो मैं लॉ की बात कर रही हूँ, जो एजुकेशन की बात की जा रही है, ये लॉ और एजुकेशन जो है ये किस में चले जाएंगे? सोशल डायनामिक, सामाजिक परिवर्तनशील वाले पार्ट में। तो अगर पूछा जाए ये कंसेप्ट किसने दिया, तो ये कंसेप्ट दिया था अगस्त कॉम्ट ने। ये हमें याद रखना है। क्लियर? अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, सोशियोलॉजी में पहले आप देख लीजिए स्कूल ऑफ थॉट। सोशियोलॉजिस्ट हम लोग आने वाली क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए मेजरली 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो कहलाता है आपका औपचारिक ग्रुप, यानी कि फॉर्मलिस्टिक ग्रुप, फॉर्मलिस्टिक और औपचारिक ग्रुप। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट है वो है सिंथेटिक, सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम, सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम। अब ये क्या होते हैं, बस मतलब समझना है। अभी इनके थिंकर्स को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो आपके फॉर्मलिस्टिक यानी औपचारिक स्कूल ऑफ थॉट में जाते हैं वो सारे थिंकर होते हैं जो ये कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। इसको बाकी सामाजिक जो आपके सब्जेक्ट हैं, बाकी जो आपके समाजशास्त्र के पार्ट हैं, उनसे अलग करके हमें पढ़ना चाहिए। क्लियर? ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। क्या? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस। समाजशास्त्र बाकी सामाजिक विज्ञानों से संबंध नहीं रखता। अगर आपको इसको पढ़ना और समझना है तो इसको अलग सब्जेक्ट मान के हमें पढ़ना होगा। ये विचारधारा के लोग सारे औपचारिक और फॉर्मलिस्टिक में जाते हैं। वहीं जो बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है, जो ये कहती है कि सोशियोलॉजी जो है वो रिलेटेड है, रिलेटेड विद अदर। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र बाकी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी,
इन सब से साइकोलॉजी कहीं ना कहीं रिलेटेड है और हम उनको साथ में समन्वय बिठा के, कोऑर्डिनेशन बिठा के पढ़ सकते हैं। तो वो स्कूल ऑफ थॉट के लोग रहते हैं सिंथेटिक। आज की क्लास आने वाली हर क्लासेस के लिए हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज अब जब भी कोई थिंकर पढ़ेंगे तो हम उस थिंकर को एक कैटेगरी में डालेंगे कि ये थिंकर इस विचारधारा का है, ये थिंकर इस स्कूल ऑफ थॉट का है। तो इसीलिए जो आज की क्लास के टॉपिक हैं ये क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसको समझेंगे और जो भी डाउट आएगा उसे साथ के साथ क्लियर करके चलेंगे। ये 2 डिवीज़न हुए। इसके बाद हम लोग आते हैं पर्सपेक्टिव पे। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मैं चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, जो मेजर वर्ड है वो हिंदी में मैं लिख के चलूँ और साथ साथ आपको समझा के बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चलूँ, तो ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में से किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? समाजशास्त्र, ये तो पता है। तो यहाँ पे बनेगा ये हेडिंग, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य। दिस इज द हेडिंग, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य। पहले मैं एक एक करके आपको नाम बताती हूँ, फिर एक एक टॉपिक पे, एक एक पर्सपेक्टिव पे थोड़ी थोड़ी बात हम लोग करके चलेंगे। क्लियर? तो देखते हैं। फर्स्ट जो इसमें पर्सपेक्टिव जाता है वो जाता है फंक्शनलिज्म। पहला जो जाता है वो जाता है फंक्शनलिज्म। अभी मैं एक एक करके ये सारी विचारधाराएं आपको समझा के चलूंगी। क्लियर? फंक्शनलिज्म इसका मतलब है प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म का मतलब है प्रकार्यवाद। देन दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव भी पता होने चाहिए। फंक्शनलिज्म मतलब प्रकार्यवाद। देन वी हैव नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर से मिलके बना है, यहां पे जाता है ये संरचनावाद। स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। देन हमारा जाता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसको आप द्वंद्वात्मक या फिर संघर्ष सिद्धांत भी कह सकते हो। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो है वो हमारा है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। एंड लास्ट जो हम इसमें देखेंगे दैट इज नंबर 5, वो हमारा रहेगा पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर, पोस्ट मीन्स उत्तर, आधुनिकीकरण। क्लियर? आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। तो ये हमारे कुछ मेजर पर्सपेक्टिव है। इन पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीजें जाती हैं ये हम एक एक करके समझेंगे। फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद, स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रिया एंड पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकीकरण। ये समझ में आ गया। अब आते हैं इनके कंसेप्ट पे। इन बातों को समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी जरूरी है कि जब भी हम समाज का अध्ययन करते हैं, जब भी हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, तो हम 2 पार्ट में चीजों को डिवाइड करते हैं। हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो जो पहला पार्ट कहलाएगा वो कहलाएगा माइक्रो सोशियोलॉजी, एंड जो अदर पार्ट है वो कहलाएगा मैक्रो सोशियोलॉजी। साथ के साथ आप इनके नोट्स बना के चल सकते हैं। देखिए, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में जो चीज़ समझ में आ रही है वो इम्पॉर्टेंट होती है। बुक्स आप सबके पास बहुत सारी मार्केट में भी अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम यही आती है कि उनको पढ़ के समझना बोरिंग हो जाता है और समझ में नहीं आ पाती है कई बार। तो नोट्स आप लोग जो क्लास चल रही है हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके चीज़ों को बनाइए। जो मैं नॉर्मल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो उसमें इस कंसेप्ट को लिख लीजिए कि इसका क्या मतलब बनता है। क्लियर? जो भी आपके ये 100-150 पेजेस के नोट्स बनेंगे एग्जाम से पहले, बस 2-3 दिन पहले हमें मल्टीपल टाइम उन्हीं को रिवाइज करना है।
और डायरेक्टली लाइन से एमसीक्यू सॉल्व होंगे। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगी ये बातें। माइक्रो सोशियोलॉजी, माइक्रो मतलब होता है समष्टि, हिंदी में अगर आपको प्रॉपर वर्ड चाहिए तो माइक्रो इज समष्टि एंड मैक्रो इज व्यष्टि। अब हिंदी मीडियम में अगर ये भी नहीं पता है तो ये कंफ्यूज कर रहा है, तो डायरेक्टली इसको डिराइव करते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब स्मॉल एंड मैक्रो मतलब लार्ज। नाम से हमें समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो जब भी आप समाज का अध्ययन छोटे लेवल पे करते हो, अब छोटे लेवल पे करने का मतलब जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष का स्टडी कर रहे हो, जब भी आप इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्ति विशेष के लेवल पे सोसाइटी को पढ़ रहे हो, तो वो स्टडी कहलाती है माइक्रो सोशियोलॉजी। जैसे कि आप किसी फैमिली का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन का अध्ययन कर रहे हो। रिलीजन में भी वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है। तो जब हम किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन का अध्ययन कर रहे हैं या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट का स्टडी कर रहे हो किसी चीज को लेके, जैसे कि अभी रिसेंटली एक चीज न्यूज में है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में क्रॉस कजन्स मैरिज, राइट, क्रॉस कजन्स, पैरेलल कजन होती है, क्रॉस कजन होती है। तो क्रॉस कजन मैरिज ये सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है, मैरिज में पढ़ेंगे व्हाट इज लाइक पैरेलल कजन मैरिज, क्रॉस कजन मैरिज। क्रॉस कजन मैरिज बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, तो व्हाई इट इज हैपनिंग। तो ये चीज आपने सिर्फ स्पेसिफिकली साउथ इंडियन स्टेट की बात करी, तो ये आपका होता है माइक्रो लेवल कंसेप्ट। क्लियर? मैक्रो लेवल पे जब हम बात करते हैं वो बात करता है एज अ होल की, पूर्णतः, मतलब पूरे समाज को बेस लेके आप बात करके चलते हो। जैसे हमारे पूरे समाज, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये सामाजिक मुद्दा है, पूरी आपकी एज अ होल कंट्री से रिलेट कर रहा है। आपकी इन्फ्लेशन ओवरऑल कंट्री में, महंगाई दर जो है वो बढ़ रही है, तो ये भी आपका एक तरीके से देखा जाए तो मैक्रो कंसेप्ट है। आप ओवरऑल रिलीजन की बात कर रहे हो, आप ओवरऑल बात कर रहे हो कि किस तरीके से सोशल मीडिया चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये सब मैक्रो लेवल के कंसेप्ट है। माइक्रो व्यक्ति विशेष एंड मैक्रो हो गया एज अ होल चीजों को पढ़ना। क्लियर? माइक्रो मैक्रो का हमें समझ में आ गया कंसेप्ट, क्योंकि आगे जाके जब हम थिंकर्स में कई बार ये वर्ड यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगी इन्होंने माइक्रो लेवल पे स्टडी की, इन्होंने मैक्रो लेवल पे स्टडी की, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डन? आगे आते हैं। पहला जो हमारा पार्ट था वो था फंक्शनलिज्म। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो था फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। इसको डिटेल में देखते हैं। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। देखिए, अब अपने साथ आप लोगों को पेन कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे थिंकर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डिटेल में थिंकर्स मैं आगे पढ़ाऊंगी आने वाली क्लासेस में, बट इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी थिंकर्स हैं उनके कंसेप्ट की बात हम लोग अभी करके चलेंगे साथ के साथ। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, एक वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। तो ये अप्रोच वाले लोग कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी है। सामाजिक रूप पे बात करते हैं ना पहले, कि सोसाइटी जो है वो अलग अलग पार्ट्स से मिलके बनी है, और जितने भी सोसाइटी के पार्ट्स होते हैं उन सब के पास अपने अपने काम हैं, इन सब के पास अपने अपने फंक्शन हैं करने के लिए। जैसे कि सोसाइटी में इकोनॉमिक लेवल पे काम हो रहा है, पॉलिटिकल लेवल पे काम हो रहा है, कल्चरल लेवल पे काम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की बात हो रही है, एजुकेशन सेक्टर वर्क कर रहा है। तो ये सब जो है सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट है जो मिलके सोसाइटी बनाते हैं। आगे जाके हम AGIL मॉडल में भी ये सब चीजें देखेंगे, टैलकट पार्सन के। तो यहाँ पे ये सब मिलके सोसाइटी बना रहे हैं और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब इस पर्टिकुलर जो आपकी पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव के संस्थापक कौन है, इस पर्सपेक्टिव के फाउंडर कौन है? तो आपको याद रखना है, फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद के संस्थापक जो हैं, फाउंडर जो है वो कौन है? फाउंडर में नेम जाएगा एमिली डर्किम।
क्लासिकल थिंकर में से एक नाम है ये एमिली डर्किम। क्लियर? एमिली डर्किम। और क्या बात करता है ये समझ में आ गया। तो क्या है, फंक्शनलिज्म यहाँ तक खत्म हो गया। अभी तो इसकी मतलब पिक्चर एक तरीके से ये ट्रेलर है, अभी इसकी पूरी हमें पिक्चर देखनी है। तो पूरी पिक्चर में हम लोग कुछ थिंकर्स के कंसेप्ट को पिक करके चीजों को समझेंगे। क्या कंसेप्ट है? सबसे पहले बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छा देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर हम लोग अगली क्लास में डिटेल में हर्बर्ट स्पेंसर से शुरुआत करने वाले हैं। थिंकर्स जो हम पढ़ेंगे तो हम शुरुआत करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर से, हम लोग बात करेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर डिटेल में आने वाले हैं अगली क्लास में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, वो क्या था, ऑर्गेनिक एनालॉगी का, जो फंक्शनलिज्म से रिलेट करता है। ऑर्गेनिक एनालॉगी जो क्या कहता है, जैविक सादृश्य, जैविक सादृश्य। ये कंसेप्ट क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है ये कंसेप्ट कि आपके जैसे सोसाइटी है, अभी डिटेल में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है। आप देखते हो पहले एप्स थे, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, उसी तरीके से हमारी सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है। और ये जो कंसेप्ट था ये इन्होंने लिया था, एक बहुत फेमस पर्सन है जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, दैट इज चार्ल्स डार्विन। अब नाम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, तो मैं नाम हिंदी में नहीं लिखूंगी। ये थ्योरी पे मैं अगली ही क्लास में आप लोगों के साथ आऊंगी बहुत डिटेल में, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ और ज़्यादा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, अगली क्लास देखोगे तो समझ में डिटेल में आ जाएगी ये चीज़। तो ये भी रिलेट करते थे प्रकार्यवाद से, फंक्शनलिज्म से, क्योंकि ये भी यही कहते थे कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और सब अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी तरीके से सोसाइटी में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट से मिलकर समाज बना और वो समाज के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमें समझ में आया। पहले थिंकर की बात हम लोगों ने करी है। पहले थिंकर कौन थे हमारे यहाँ पे, हर्बर्ट स्पेंसर। अगले थिंकर पे आते हैं। अगले थिंकर की बात करते हैं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो जो हमारे अगले थिंकर हैं वो हैं एमिली डर्किम। भैया जो संस्थापक हैं इसके वो क्या कहते हैं, एमिली डर्किम कहते हैं कि यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम का बनेगा, मल्टीपल एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। एमिली डर्किम कहते हैं कि ठीक है, सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना सोसाइटी के, वो फंक्शन कर रहे हैं। अब कई बार होता है कि वो जिस तरीके से हैं उस तरीके से वो सही सही फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, बट कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि नॉर्मल से हट जाती हैं चीजें, नॉर्मल से अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी इन्हीं फंक्शंस, इन्हीं कार्यों के बेसिस पे इन्होंने दो पार्ट में चीजों को, फंक्शंस को डिवाइड करा। वन इज नॉर्मल, नॉर्मल को हिंदी में सामान्य बोलते हैं, सामान्य, सामान्य होता है आई थिंक, तो सॉरी इफ आई एम मिस्टेकिंग दिस, जो भी हिंदी के स्टूडेंट आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ हो। एंड देन आते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल को हिंदी में भी पैथोलॉजिकल ही लिखेंगे। क्लियर? और एग्जैक्ट वर्ड तो आप फिर इसको ट्रांसलेट करके यूज कर सकते हो, बट सामान्य एंड पैथोलॉजिकल ये दो हमारे पार्ट यहाँ पे जाते हैं। तो एमिली डर्किम ने बोला कि जब सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बराबर चल रहे हैं, मतलब इनको ऐसे चलना है, रेलवे पे ट्रैक पे आपकी ट्रेन इस तरीके से चलती है पैरेलल पे, तो वो पैरेलल चल रही है तो ट्रेन स्मूथली चल रही है। जहां पे भी ये बैलेंस बिगड़ा, जहां पे भी वो गड़बड़ हुई, एक आपका साइड जो है वो ट्रैक से साइड हो गया, वहीं ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यही चीज इन्होंने बोली है कि सामान्य में जब पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली, जैसा उन्हें फंक्शन करना चाहिए वो प्रॉपरली वैसे ही फंक्शन कर रहे हैं, तो वो होता है इनका नॉर्मल फैक्ट, वो है होता है नॉर्मल फैक्ट या नॉर्मल वर्क। इसके अलावा जब वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पैथोलॉजिकल। ठीक है, नॉर्मल स्टेट है जब वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, पैथोलॉजिकल स्टेट है जब कुछ गड़बड़ आ गई, यानी कि डेविएंस आ गई,
डेविएंस आ गई, यानी कि डिफरेंस आ गया, कुछ गड़बड़ आ गई। जैसे कि कोविड टाइम पे क्या सोसाइटी नॉर्मल फंक्शन कर रही थी? कंट्री में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो क्या इकोनॉमी, पॉलिटी सब प्रॉपर वर्क करेंगे? इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट हट जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी डिफर हो जाती है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन, जब आपकी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल वर्क नहीं करते हैं, तो दैट इज पैथोलॉजिकल स्टेट। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल स्टेट एंड पैथोलॉजिकल स्टेट का कंसेप्ट किसने दिया था? क्लियर? नॉर्मल स्टेट एंड पैथोलॉजिकल स्टेट का कंसेप्ट किसने दिया था? वो दिया था आपका एमिली डर्कहेम ने। डन विद दिस। नेक्स्ट थिंकर, देखो फंक्शनलिज्म में मैं अभी थिंकर्स की पिक्चर आपको दिखा रही हूँ और फंक्शनलिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट बता रही हूँ। आने वाली क्लासेस में डर्कहेम पे पूरी क्लास हम लोग करेंगे, जिसमें इनके सारे फैक्ट्स को डिटेल में देखेंगे। अगर अभी लग रहा हो कि एकदम से ज्यादा हो रहा है, हमने तो पढ़ी ही नहीं है सोशियोलॉजी और इतने सारे थिंकर और इतने सारे कंसेप्ट, तो आने वाली क्लासेस में ये चीजें हम लोग रिपीट करेंगे एंड आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लास को दोबारा से प्ले करके चीजों को देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है। हमने इसमें एक देखा क्या? एमिली डर्कहेम। एक इसमें हमने देखा थिंकर की बात करी थी हमने, एमिली डर्कहेम की और आपके हर्बर्ट स्पेंसर की। अब इसमें एक और बात करते हैं, दैट इज मैलिनोस्की, पी मैलिनोस्की, ब्रोनिस्लो मैलिनोस्की। मैलिनोस्की भी आपके फंक्शनलिज्म के रिगार्डिंग बात करते हैं। अब मैलिनोस्की के रिगार्डिंग एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कि मैलिनोस्की ने एक आइलैंड पे जाके वहां पे रह के फील्ड स्टडी की थी। फील्ड स्टडी क्या होता है? फील्ड स्टडी क्या होता है? जब आप किसी चीज के बारे में जान रहे हो, आपको उस पर कोई रिपोर्ट बनानी है, आपको उस पर कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है और आप उस जगह, उस सोसाइटी में या जिस भी जगह की आपको स्टडी करनी है, आप वहां पे जाके रह रहे हो, उसका सदस्य बन रहे हो, उसका पार्ट बन रहे हो और फिर अपनी रिसर्च और अपनी जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यही कहलाता है फील्ड स्टडी, जो कि मैलिनोस्की ने किया था। कहां पे किया था? ट्रोब्रियन आइलैंड में। सीधा सीधा पूछा जाता है कि इनकी स्टडी इन्होंने कहां पे की। मैलिनोस्की ने जो स्टडी की थी वो कहां की थी? ट्रोब्रियन आइलैंड में की थी, याद रखना। और इनकी बुक का नाम भी आप लोग ध्यान रख लो, बुक इज आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, आर्गोनॉट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किताब किसने लिखी थी? तो वेस्टर्न पैसिफिक ये बुक जो थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी ब्रोनिस्लो मैलिनोस्की ने। ये भी किसके अंडर जाते हैं? ये भी फंक्शनलिज्म के अंडर जाते हैं। तो फंक्शनलिज्म में एक नाम मैलिनोस्की का देखा, हर्बर्ट स्पेंसर का देखा, एमिली डर्कहेम का देखा। अब एक नाम और जो हम इसमें देखेंगे, फंक्शन का ही पार्ट है, देखिए मैनिफेस्ट फंक्शन, फंक्शनलिज्म ही चल रहा है, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड अदर इज लेटेंट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। ये आपके है प्रकट कार्य, प्रकट एंड अप्रकट, ठीक है, प्रकट और अप्रकट कार्य। कार्य की बात है तो फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है। तो ये जो प्रकट एंड अप्रकट कार्य का कंसेप्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये किसने दिया? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन? ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन होता है। 4 थिंकर के नाम होंगे, आपको आंसर मार्क करना होगा आर के मेटन। देखिए मैं अभी से पढ़ाने की अप्रोच यही रख रही हूं कि मैं साथ के साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करके चलूं। ऑल्दो क्वेश्चन लिख के 4 ऑप्शन नहीं है, बट मैं आपको साथ के साथ बता के चल रही हूँ कि किस तरीके से इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट किसने दिया? अब क्वेश्चन आता है ये होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा मेन काम है, राइट? जो मेन वर्क है यहाँ पे वो मेरा क्या है? आके आपको पढ़ाना। बट ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी चीज के लिए आपको मोटिवेट करने लग जाऊँ कि सुबह उठने के ये बेनिफिट होते हैं, आपको अर्ली राइजर होना चाहिए, अर्ली बर्ड बनना चाहिए, सुबह उठिए एंड देन अच्छे से सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए,
इसके अलावा मैं आपको योगा के बेनिफिट्स बताने लग जाऊं, इसके अलावा मैं आपको और भी किसी टॉपिक पे ज्ञान देने लग जाऊं, तो वो क्या मेरा मेन काम है। इसके अलावा मैं आपको बताने लग जाऊं कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ हमारा जो इंटीग्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हमें उसको रिवर्स करना चाहिए। तो क्या वो मेरा मेन काम है? दैट इज नॉट माई मेन वर्क। मेरा मेन काम है आपको पढ़ाना। तो जो भी आपका मैनिफेस्ट फंक्शन होता है वो होता है आपका मेन वर्क, मुख्य कार्य। कि आपका डायरेक्ट फंक्शन क्या है, वो काम करते करते मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, एक्स्ट्रा वर्क कर लिया वो काम करते करते, तो वो हो जाएगा लेटेंट फंक्शन। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमारी बताने जाते हो और दवाई लेने जाते हो, आपने बता दी, बट डॉक्टर उसके अलावा आपसे और भी चीजें आपको एडवाइस और सजेशन देने लगे, तो वो हो जाएंगे लेटेंट फंक्शन, जो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड नहीं है जिसके लिए आप उस पर्सन के पास गए थे। तो ये भी फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव में जाते हैं। क्या नाम आया इनका? आर.के. मैटन का मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, एमिली डर्किम का नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट, हर्बर्ट स्पेंसर का ऑर्गेनिक एनालॉगी, जैविक सादृश्य। ये सब चीजें किसमें जाती हैं? फंक्शनलिज्म में। तो ये जो था ये पहला पर्सपेक्टिव था फंक्शनलिज्म। इनके थिंकर्स आगे पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट आपने देखा क्या है हमारे पास सेकेंड पर्सपेक्टिव जो है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। संरचनावाद के लिए सबसे पहले तो हमें एक बात जाननी है कि संरचनावाद की जो शुरुआत है ना वो सोशियोलॉजी में डायरेक्टली नहीं हुई है। संरचनावाद को जो हमने अडॉप्ट किया वो हमने लिंग्विस्टिक बेसिस से लिया था। लिंग्विस्टिक, इसका उपयोग भाषा में किया जाता था स्ट्रक्चरलिज्म का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेंटेंस, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। डोंट वरी, यहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, बट इसका क्या रिलेशन है इससे वो भी देख लेते हैं। तो ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। कोई भी वर्ड अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो क्या उसका मीनिंग बचेगा? मतलब मीनिंग बन पाएगा सेंटेंस का? नहीं बन पाएगा। तो लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में एक भाषा का, कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रेजेंट करके आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। क्लियर? हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म के अनुसार जो सोसाइटी है, जो समाज है, समाज के भी कुछ स्ट्रक्चर हैं। समाज भी कुछ पार्ट में डिवाइडेड है एंड वो पार्ट अगर अरेंज प्रॉपरली होंगे तो ही उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। ये होता है स्ट्रक्चरलिज्म। फाउंडर की बात की जाए, इसके फाउंडर या संस्थापक देखे जाएं कौन है, तो आपको एक नाम याद रखना है, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। क्या नाम हमें माइंड में रखना है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, दिस इज द नेम। ये हैं इसके फाउंडर। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस पे आगे बहुत बातें करनी है, हमें हर थिंकर पे करनी है, तो वन बाय वन थिंकर को इनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, बट नाम याद रखना है। स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर हैं वो कौन है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट था हमारा अगला पार्ट। फंक्शनलिज्म हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? संघर्ष, द्वंद्व, कुछ भी इस तरीके का वर्ड मिलेगा, संघर्ष या द्वंद्व। इस विचारधारा को मानने वाले लोग क्या कहते हैं? संघर्ष है मतलब दो ग्रुप हैं, दो अपोजिट लोग हैं। तो इस विचारधारा को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि सोसाइटी में, समाज में हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी में हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि कुछ लोग दुखी हैं। कुछ लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बेसिक नीड फुलफिल करने को नहीं है।
पीपल आर अर्निंग प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ये तो आपने सुना होगा ना कि जो कंपनी पैसा कमा रही है अल्टीमेटली निकलवा तो कस्टमर की पॉकेट से ही रही है ना। तो यू आर अर्निंग प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर, और कस्टमर रोना मचाए हुआ है कि हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज में इतनी महंगाई है यार। ठीक है, तो ये सब चीजें किसका कंसेप्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। इनकी हर थ्योरी में आप लोग देखोगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट की ही बात कर रहे हैं। इन्होंने बेस लिया था इकोनॉमी को, पैसा को, एक तरीके से इकोनॉमी को पैसे से लिंक कर दो। इन्होंने इकोनॉमी को बेस लेके बोला था कि समाज दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। एक वो है जिनके पास सब कुछ है, हैव्स, और एक वो है जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब चीजें नहीं है, जो कोई वेल्थ ओन नहीं करते, दैट इज हैव नॉट। ये लोग जो है वो कैपिटलिस्ट पीपल हैं जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, बॉर्गीज एंड प्रोलेटेरिएट का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। तो यही थे वो, और कुछ नहीं थे, नाम अलग अलग यूज कर लिए हैं कि एक ग्रुप है जो कि कैपिटलिस्ट है, संसाधन है जिसके पास, वो बाकी दूसरे पार्टी को अपोज कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, संघर्ष जो आपका पर्सपेक्टिव है वो इस विचारधारा पे बेस है कि हमेशा एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, एक ग्रुप है जो डोमिनेंट अपर हायरार्की में एग्जिस्ट कर रहा है, क्रम में ऊपर है, जो कि नीचे लेवल पे जो हायरार्की में लोग हैं उनको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो डोमिनेट कर रहा है, किसको, सबऑर्डिनेट्स को। अच्छा, अब इससे लिंक करना, ये तो कार्ल मार्क्स की बात करी है हमने बाहर की, हम इंडिया में बात करें कि इंडिया में भी तो कास्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। इंडियन लेवल पे लेके आओ, इंडियन थिंकर में देखोगे वो भी बाद में कि इंडिया का जो कास्ट स्ट्रक्चर था, इसकी बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की है। कार्ल मार्क्स को मतलब नहीं था अभी इंडिया के कास्ट स्ट्रक्चर से, लेकिन आप लिंक करो अब इसी चीज को। तो हमारी सोसाइटी में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग थे, ये लोअर कास्ट को कितनी हद तक एक्सप्लॉइट करके चल रहे थे, राइट। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। आगे आते हैं, 3 पर्सपेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं। फोर्थ वन जिस पे हम बात करेंगे वो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेंगे सारे, डोंट वरी। और हर थिंकर जो भी हम आगे पढ़ेंगे उन सब के साथ हम देख के चलेंगे कि ये किस पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर थिंकर के लिए एक अलग क्लास रहने वाली है। कार्ल मार्क्स, एमिली डर्कहेम, मैक्स वेबर, उसके बाद आपके लेवी स्ट्रॉस आ जाएंगे, आके मैटन आ जाएंगे, जीएच मीड आ जाएंगे, बहुत सारे थिंकर्स हैं। अराउंड हम 30+ थिंकर्स पे यहाँ पे क्लास में बात करेंगे। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो सिंबल जो होते हैं वो होते हैं प्रतीक, प्रतीकात्मक, अंतः क्रिया। अब इसमें देखो, छोटे जब लाइक अब तो सब बड़े हो चुके हैं, जब छोटे होते हैं, अब तो किसी का डर खैर नहीं है किसी को भी, बट छोटे होते हैं तब अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो या कोई गेस्ट आ गया है तो आप कुछ मिसबिहेव कर रहे हो, तो आप अगर अपनी मदर को देखेंगे तो मदर की आंखों से समझ में आ जाता है कि मदर क्या कहना चाह रही है, राइट। मदर के आंखों के, या फिर आप किसी के घर गए हो छोटे पे, या आप लोग अगर कोई भी इस चीज को फील कर सकते हो, तो जब आप किसी के घर गए हो तो बच्चा वहां पे सर्व कर रखा है नाश्ता, अब बच्चा खाने के लिए अपनी मदर की तरफ पहले देख रहा है कि हाँ बोला जा रहा है या ना बोला जा रहा है। तो मदर ने मुंह से नहीं बोला, लेकिन मदर के फेशियल एक्सप्रेशन देख के, मदर की आंखों का इशारा देख के वो बच्चा समझ रहा है कि उसकी मदर क्या कहना चाह रही है, राइट। तो वहां मदर ने कुछ लिखा नहीं, वहां मदर ने कुछ बोला नहीं, लेकिन चीजें समझ में आ गई। इस तरीके से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज चाहिए होती है, या तो भाषा का यूज करोगे, राइट। भाषा नहीं यूज करोगे तो समटाइम्स सिंबल्स यूज कर लेते हैं, या फिर हम साइन यूज कर लेते हैं, या फिर गेस्चर यूज कर लेते हैं। तो ये जो साइन, सिंबल लैंग्वेज की फॉर्म में गेस्चर होते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट। आप देखोगे कि जो आपके रिलीजियस सिंबल्स भी होते हैं, कई बार हर रिलीजन के साथ भी कोई ना कोई सिंबल अटैच है, तो अगर आपको वो सिंबल लिखा दिखेगा, जैसे एक ओंकार का साइन दिख जाए,
ओम लिखा हुआ हमें दिख जाए तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि किस रिलीजन की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि वो सिंबल किसी रिलीजन से अटैच है। इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। जैसे आप ब्रांड के फॉर्मेट में इसको लिंक करो, आप ब्रांड के फॉर्म में लिख करो, गाड़ी में आप देख के ऑडी पता लगा सकते हो, लिखा है जरूरी कि ऑडी हो ये, ऑडी हमें कहीं पे लिखा गाड़ी में जरूरी नहीं है, हम ऑडी में उसके पीछे का साइन देख के पता लगा लेते हैं कि ऑडी है। इस तरीके से नाइके, प्यूमा, आप ब्रांड के लोगो, ब्रांड के सिंबल देख के ही तो पता लगा रहे हो ये कौन सा ब्रांड है। तो यही चीज है कि अपनी कम्युनिकेशन के लिए सम टाइम हम लोग क्या अटैच कर देते हैं, कुछ साइंस एंड सिंबल्स भी अटैच कर देते हैं। साइन एंड सिंबल पे बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आने वाली आपकी जो 7th 8th यूनिट में इसके बारे में डिस्कशन है। तो ये जो साइन एंड सिंबल पे बात करने वाले लोग हैं, जैसे कि इरविंग गॉफमैन, जीएच मीड, इन सब को हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के अंदर। जीएच मीड के भी आई एंड मी का कंसेप्ट है, गॉफमैन ने भी बात की है, तो ये सब चीजें हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में पढ़ेंगे। क्लियर? 4 थ्योरी पे बात की अब तक हमने, कौन कौन सी? फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, देन आपकी कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, एंड देन सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 टाइप, माइक्रो एंड मैक्रो, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना और एज अ होल स्टडी करना। तो इन चारों में कौन सी थ्योरी माइक्रो है एंड कौन सी मैक्रो है? फर्स्ट फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, देन हमारा आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, एंड देन आता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि एग्जाम में फंक्शनलिज्म लिखा मिले या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मिले, फंक्शनलिज्म मिले या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मिले, वो दोनों फंक्शनलिज्म ही हैं, वो दोनों फंक्शनलिज्म ही है, उसे इससे मिक्स मत करना। स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म है, ये सिर्फ संरचनावाद है। लेकिन अगर फंक्शनलिज्म या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म लिखे तो वो दोनों इसी की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं हु वाज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बताया था मैंने फंक्शनलिज्म में? एमिली डर्किम। अगर मैं आपसे पूछूं हु वाज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, क्या लिखेंगे हम? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। अगर मैं आपसे पूछूं हु वाज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, देन ऑल्सो आप क्या बताओगे? इनके जो फाउंडर हैं दैट इज एमिली डर्किम। क्लियर? इससे रिलेटेड भी हम एमिली डर्किम की ही बात करेंगे। चलिए, अब ये हमारे पास 4 टाइप है मेजर, अभी एक 5th भी छोटा सा टाइप है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इन 4 टाइप में कौन कौन सा माइक्रो है एंड कौन कौन सा मैक्रो कंसेप्ट है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, व्यक्ति जो है सिर्फ इंडिविजुअल के लेवल पे बात करता है, इंडिविजुअल या सिर्फ एक फैमिली या सिर्फ एक ग्रुप। बाकी कॉन्फ्लिक्ट मैक्रो की बात करता है, क्योंकि हम सोसाइटी में बने 2 ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो वो एक मेजर कंसेप्ट है, राइट? जैसे कि कार्ल मार्क्स भी कर रहे थे, तो वो उन्होंने पूरी सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक जो कैपिटलिस्ट है उसके अलावा जो अदर है, राइट? यानी कि हैव्स एंड हैव नॉट। ये मैक्रो लेवल का कंसेप्ट है। स्ट्रक्चरल, सोसाइटी के जितने भी पार्ट हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ये जितने भी कल्चरल, ये सब जितने भी फंक्शन आपके सोसाइटी में परफॉर्म किए जा रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, आई यूज द वर्ड इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हैं ये, क्लियर? एजुकेशन, लॉ, मैरिज, ये सब चीज़ें, ये सब जो संस्थाएं हैं वो मैक्रो लेवल पे काम करती हैं। क्लियर? एजुकेशन एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी, यहाँ पे मेजॉरिटी लेवल पे बात होगी। उसी तरीके से जो समाज में हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो भी हम पूरे समाज को बेस लेके बात कर रहे हैं। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की जब हमने बात की तो हमने पूरे समाज को बेस लेके डिवाइड किया 2 कैटेगरी में। डर्किम ने जब बात की तो पूरे समाज की सिचुएशन को बोला कि पूरा समाज जब नॉर्मल चल रहा है या फिर पूरे समाज में जब कुछ गड़बड़ आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है मामला, तो ये भी एक मैक्रो कंसेप्ट है। डन? याद रखना आसान है, सारे मैक्रो हैं एक्सेप्ट सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसको छोड़ के सिर्फ ये माइक्रो कंसेप्ट है, बाकी सारे के सारे हमारे मैक्रो लेवल कंसेप्ट हैं। डन?
आगे आते हैं। 3 अभी तक हम देख चुके हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं। इसके लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट इज उत्तर, मॉडर्निज्म इज आधुनिकरण, आधुनिकतावाद, आधुनिकरण कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधुनिकरण। चलिए, तो एक वर्ड है मॉडर्निज्म, एक वर्ड है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पहले मॉडर्निज्म क्या है कि हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं। आज की डेट में भी जनरली मॉडर्न वर्ड्स यूज किया जाता है ना, कि बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्निटी आ गई है। तो मॉडर्न जब बात की जाती थी, अगर सोशोलॉजिकल लेवल पे करें तो मॉडर्निटी में सब कुछ इंक्लूड था। मॉडर्निज्म में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आना, मतलब जब आप साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ करना सीख गए थे, जब सोसाइटी में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, वैश्वीकरण आ गया था, क्लियर, जब वेस्टर्नाइजेशन आ रहा था, पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को अडॉप्ट किया जा रहा था, क्योंकि ये मॉडर्निटी से ही लिंक है चीजें। जब मशीनरी पे ज्यादा फोकस होने लगा था, वो साइंस में ही चला जाएगा पॉइंट, मशीनरी एंड टूल्स वगैरह आ गई। और ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन के आने से आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल, सब चीजें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। तो ये सब तो सॉरी जो टाइम था वो मॉडर्नाइजेशन का था। तो व्हाट इज पोस्ट मॉडर्नाइजेशन? सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि पोस्ट इज बाद। पोस्ट मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो बाद में है, उत्तर काल बाद में आ रही है। तो ये तो समझ में आया कि मॉडर्निज्म के बाद में आएगा। जब भी आप किसी चीज के साथ पोस्ट ऐड कर देते हो तो मानो कि वो पिछली चीज की क्रिटिसिज्म बता रहा है, पिछली चीज में जो कमियां थी ये वो बता रहा है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म हमें क्या बता रहा है? क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म में जो कमियां थी, जो उसको क्रिटिसाइज करना था, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये हमें वो बता रहा है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या कमियां हैं और क्या चीजें हैं, तो ये भी देखो। पोस्ट मॉडर्निज्म में अच्छा दो चीजें जाती हैं आपकी। पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे मैंने यहां बताया, तो पोस्ट मॉडर्निज्म भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज पोस्ट कॉलोनिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। कॉलोनिज्म मतलब औपनिवेशिक काल था ना ये, तो उत्तर औपनिवेशिक काल ये हो गया औपनिवेशिक काल। और स्ट्रक्चरलिज्म आपको अभी बताया ही है मैंने, संरचनात्मक काल। पोस्ट मॉडर्निज्म समझते हैं, फिर ये वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। पोस्ट कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म की कमियां बताएगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म की कमियां बताएगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए एक छोटी सी टेबल के थ्रू आप चीजों को समझिए, जिसमें एक साइड आप लिखिए मॉडर्निज्म एंड दूसरी साइड आप लिखिए पोस्ट मॉडर्निज्म। क्लियर? एक साइड लिखिए मॉडर्निज्म एंड एक साइड लिखिए पोस्ट मॉडर्निज्म। अब ये क्या करेगा? मॉडर्निज्म में जो भी चीजें आ रही थी ना, जो भी लॉ बन रहे थे, वो यूनिवर्सल थे। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह अप्लाई होंगे, राइट? जो हर जगह अप्लाई होंगे वो थे आपके। ये बोला जा रहा था कि ये लॉ यूनिवर्सल रहेंगे, जो हर जगह अप्लाई होंगे। दूसरा, ये जो मॉडर्निज्म देता था ना, ये जनरली थ्योरी देता था जो ग्रैंड होती थी। ग्रैंड मतलब मासिव, मासिव मतलब सबके लिए।
मासिव मतलब बड़े लेवल पे थ्योरी दे रहा है, एक दो इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा है, मैक्रो लेवल पे बात कर रहा है। तो यूनिवर्सल होता था और ग्रैंड थ्योरी देता था, और ये ऑब्जेक्टिविटी की ज्यादा बात करता था। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अच्छा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको क्या बताया था, आपका एमसीक्यू टाइप एग्जाम है, 4 ऑप्शन आएंगे, एक ही सही होगा ना? ऐसा तो नहीं है चारों में से 3 सही हो सकते हैं। आपको एक बेस्ट सही आंसर पे टिक करना है। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब व्हेन देयर इज ओनली वन ट्रूथ, जब एक सच्चाई। वैसे आजकल तो क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीके बदल चुके हैं, अलग तरीके से कंफ्यूज करके भी ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें एक से ज्यादा बातें भी ठीक हो सकती हैं। बट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब साइंटिफिक होता है, जहां पे एक सच्चाई है, राइट? जहां पे ओनली वन ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। क्लियर? जहां पे एक ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। तो ये बातें मॉडर्निज्म में हमें बताई गई थी, समझाई गई थी कि मॉडर्निज्म में ये चीजें होती हैं। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले लोग थे, पोस्ट मॉडर्निज्म वाले लोगों ने आके बोला कि जस्ट वेट, रुकिए जरा, जो इन लोगों ने बोला है वो सही नहीं बोली है सारी बातें। जिस तरीके से ये बता रहे हैं चीजें वैसे एग्जिस्ट हमेशा नहीं करती। तो यूनिवर्सल आप बोल तो रहे हो, लेकिन सारी बातें हमेशा यूनिवर्सल नहीं हो सकती। कैसे? अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्या जो हम यहाँ पे बेसिक बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वही ट्राइबल एरिया के लोग करेंगे? क्या वो ट्राइबल पीपल के लिए सेम चीज अलाउ हो जाएगी? जो बिल्कुल ट्राइबल पीपल आज भी ट्राइबल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, क्या हमारे रूल उन पे इक्वली उसी तरीके से एप्लीकेबल हो जाएंगे? नहीं होंगे। आगे बात करते हैं ग्रैंड थ्योरी। तो इन्होंने बोला यार सारी चीजें सिमिलर नहीं होती है, एक बड़ी थ्योरी बना के आपने तो जनरलाइज कर दिया, आपने तो कह दिया ये सबके लिए है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें छोटी छोटी थ्योरीज ग्रुप्स के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से बनानी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रैंड थ्योरी नहीं, कुछ स्मॉल थ्योरीज बनानी चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज्म में लोग कह रहे थे कि ग्रैंड थ्योरी मत बनाओ, स्मॉल थ्योरीज बनाओ। फिर यहाँ पे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि हमेशा एक सच नहीं होता है, नॉट ऑलवेज ऐसा होता है कि एक ही सच है, कई बार एक से ज्यादा पहलू भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कई बार आपके सामने जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब, जैसे आप नॉर्मल सिचुएशन में कहो चोरी करना बुरी बात है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो, क्योंकि नेगेटिव एग्जाम्पल है, चोरी करना बुरी बात है। बट किसी के घर में फॉर एग्जाम्पल कोई फादर है, उनके घर में उनके बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, ठीक है, इट इज अबाउट कि बिल्कुल प्राण जाने ही वाले हैं बच्चों के, तो ही लाइक छोटी मोटी चीज उन्होंने कुछ खाने की चुरा ली है। अब उस केस में अगर डिटेल में इन डेप्थ जाके समझा जाए तो वो चोरी करना वो 2-3 जान जाने से छोटा क्राइम लग रहा है हमें। तो उस केस में हम कहीं हद तक चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ एक हद तक चीज ठीक थी, ऑल्दो एक जनरल लेवल पे तो ये गलत है, चोरी करना इज अ क्राइम। बट यहाँ पे वही बात बोली गई कि नॉट ओनली वन ट्रूथ, हमेशा एक सच नहीं होता है। क्लियर? मल्टीपल ट्रूथ होते हैं, मल्टीपल ट्रूथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले लोग थे उन्होंने इस बेसिस पे मॉडर्निज्म को क्या करा? क्रिटिसाइज करा। अब इसमें 2 चीजें और थी जिन वर्ड्स का मैंने नाम यूज करा, दैट इज पोस्ट कॉलोनिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। देखते हैं, ये देखा ना हमने, आते हैं इस पे भी। पोस्ट कॉलोनिज्म, अच्छा ब्रिटिशर यहाँ पे हमें कॉलोनी बना के गए। कॉलोनिज्म मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है, उसके इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारे रिसोर्सेज कैप्चर कर लेती है और अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करती है। तो हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत से लोग कॉलोनी, बहुत सी कंट्रीज, बहुत से नेशन कॉलोनी रहे हैं। तो जो कॉलोनियल नेशन थे, जो बाद में कॉमनवेल्थ का भी पार्ट बने, तो जो कॉलोनियल नेशन थे उनके बारे में बाहर की कंट्री ने कुछ कुछ अपने हिसाब से लिखा। जैसे कि हमारी कंट्री को रूल करने के लिए ब्रिटिशर ने लिखा था उस टाइम पे, जो व्हाट दे से कि यहाँ के लोग जो थे इलिटरेट थे, दे डू नॉट नो द थिंग्स, इनको चीज़ें गवर्न करना, इनको बिल्कुल भी मैनर सभ्यता नहीं थी, एंड हमने जाके इनको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन अब जो उनकी लिखी बातें हैं, आप जब उनको रीराइट करते हो अपने अकॉर्डिंग, जो उनकी लिखी बातें हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंग दोबारा से लिखते हो। अपने अकॉर्डिंग कौन? जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिनको उन्होंने कॉलोनी बनाया।
तो जब आप रीराइट कर रहे हो, रीराइट द फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द कॉलोनियल नेशन, जो भी आपका कॉलोनियल नेशन था, तो जो भी औपनिवेशिक नेशन रहा है, आप उसके जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, तथ्यों को दोबारा लिखना। तथ्यों को आप क्या कर रहे हो, दोबारा लिख रहे हो, तो वो सब आपका पार्ट जाएगा क्या, पोस्ट कॉलोनिज्म का। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म तो कहता है कि सोसाइटी में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लेकिन पोस्ट कॉलोनिज्म कहता है कि स्ट्रक्चर को तोड़ो और तोड़ के चीजों को पढ़ो। वो क्या कहता है कि स्ट्रक्चर को तोड़ो और तोड़ के चीजों को पढ़ो। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि स्ट्रक्चर को तोड़ो, स्ट्रक्चर को तोड़ो एंड तोड़ के चीजों को हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डीकंस्ट्रक्शन एक वर्ड यूज करेंगे, जैसे वहां रीराइट बोल रहे थे ना, यहां पे हम बोलेंगे चीजों को दोबारा से विनिर्माण करो। सोसाइटी जिस तरीके से थी उसको छोटे पार्ट में तोड़ेंगे एंड उनका स्टडी करेंगे। ये किस तरीके से हुआ ये आने वाले चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे सब कुछ इतना डिटेल में नहीं देखना है, बट यस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी एक अप्रोच एग्जिस्ट करती है। क्या क्या अप्रोच देखी है, पर्सपेक्टिव देखे हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्कूल ऑफ थॉट की बात की थी, राइट। स्कूल ऑफ थॉट, यहां से रिवीजन एक बार दोबारा करते हैं। स्कूल ऑफ थॉट में हमने देखा था दो स्कूल ऑफ थॉट थे, फॉर्मलिस्टिक एंड सिंथेटिक, औपचारिक एंड कृत्रिम। ये दो फैक्ट हमने देखे थे। औपचारिक वाले मानते थे कि सोशियोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, सिंथेटिक वाले मानते थे कि सोशियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पर्सपेक्टिव कि कितने इसके परिप्रेक्ष्य हैं, जिसमें पहला हमने देखा था फंक्शनलिज्म, जिसके फादर कौन थे, एमिली डर्किम थे। फंक्शनलिज्म एक मैक्रो लेवल का कंसेप्ट था जो कहता है कि सोसाइटी कुछ पार्ट में बटी है और वो सब पार्ट मिलके एक दूसरे पे निर्भर हैं और साथ में मिलके फंक्शन करते हैं। दूसरा जो पार्ट था वो था स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, जिसके फादर थे क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। इसको हमने भाषा यानी लिंग्विस्टिक पार्ट से लेके चीजों की स्टडी की थी, जो सोसाइटी को अलग अलग स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, ढांचों और संस्थाओं में बांटता है। थर्ड था कॉन्फ्लिक्ट, जो ये कहता था समाज में ऑलवेज द्वंद्व होता है, दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप अगर फेवर में है तो कोई दूसरा ग्रुप है जरूर जो नुकसान में है, तो ये हमेशा दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। फोर्थ हमने देखा था सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो कि एक माइक्रो कंसेप्ट है जो कि बताता है कि कम्युनिकेट करने के लिए हम साइंस, सिंबल्स, गेस्चर, लैंग्वेज इन सब का यूज करके चलते हैं। इसी से रिलेटेड, साइंस सिंबल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सोशियोलॉजी का, टोटेमिज्म। इस पे भी सेपरेटली चीजों को देखेंगे, टोटेम क्या होता है, टोटेम के बारे में कौन कौन से थिंकर ने बात की है। क्लियर, ये सब चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा था पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें दो चीजें थी, पोस्ट मॉडर्निज्म जिसमें दो चीजें थी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एंड कॉलोनिज्म। क्लियर, ये सारे सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव हैं। आने वाली क्लास में हम जितने भी थिंकर्स पे अब वन बाय वन बात करने वाले हैं, वो सब इनके बेसिस पे हम लोग रिवाइज करके चलेंगे। अपनी अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे थिंकर जो अभी आपको बताया गया फंक्शनलिज्म में, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर, कुछ डाउट रह गया हो तो आप लोग एक बार क्लास को दोबारा से देख सकते हो, चीज़ों को आप कोई भी डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो। अगली क्लास में आप लोगों के जो भी डाउट आएंगे, आई ट्राई कि आने वाली क्लासेस में मैं उन डाउट को भी साथ के साथ रिजॉल्व कर दूं, क्योंकि चीज़ें एक साथ आने वाली हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो समझना पड़ेगा और सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यही सब बातें मुझे दोबारा से भी आप लोगों के साथ करनी पड़ेंगी जब मैं थिंकर अलग से पढ़ाऊंगी, तो आप देखोगे कि चीज़ें सोशियोलॉजी में भी किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपने नए कॉन्सेप्ट, नए थिंकर और पहले थिंकर के साथ डिटेल में, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। थैंक यू एवरीवन।